मैंने पहले भी रिवीजन वीडियो बनाया था कि नहीं बनाया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। मैंने पहले भी रिवीजन वीडियो बनाया था कि नहीं बनाया था? नहीं बनाया था। ओके, बच्चे मना कर रहे हैं, दोबारा बनाए थे। बच्चे कह रहे हैं नहीं बनाया था। बाहर से आया कि उन्होंने बोल रहे हैं कि एक बार बनाया था, पर हम कोई बात नहीं, दोबारा बना देते हैं। मुझे फटाफट से बताओ, ब्रांच रियलिटी में क्या है? ये एक मेथड है ऑफ एक्सपेंशन। ये बिजनेस को बढ़ाने का एक तरीका है। क्या कई मेथड्स हो सकते हैं? अदर मेथड्स क्या हो सकते हैं? फटाफट से बताओ, अदर मेथड्स कौन से हो सकते हैं? अच्छा ठीक है, कंसाइनमेंट हो सकती है। दूसरा क्या हो सकते हैं? दूसरा हमारे पास फ्रेंचाइजी हो सकते हैं। और तीसरा हमारे पास ब्रांच हो सकती है। दुख की बात तो यह है, ये दोनों नॉट इन कोर्स, और आपके पास सिर्फ ब्रांच है इन कोर्स। ओके, ब्रांच के अंदर हम अपने पास कहीं पर भी नो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नो शेड्यूल 3, नो कंपनीज एक्ट। ये आपका टॉपिक इंस्टीट्यूट ने जो डाला हुआ है, ये एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक टॉपिक है। हम जब ब्रांच देखते हैं तो ब्रांच दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी दो तरह की ब्रांचेस होती हैं? एक ब्रांच होती है डिपेंडेंट, एक ब्रांच होती है इंडिपेंडेंट। ओके, हम जब डिपेंडेंट ब्रांच की बात करते हैं तो डिपेंडेंट का मतलब है ब्रांच विच डज नॉट मेंटेन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो अपनी किताबें मेंटेन नहीं करती। और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट विच मेंटेन्स इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स। डिपेंडेंट ब्रांच में हमारी प्रॉब्लम क्या आती है? इसमें हमारी प्रॉब्लम आती है हाउ टू कैलकुलेट ब्रांच प्रॉफिट्स। और ये प्रॉब्लम किसको आती है? ये प्रॉब्लम आती है टू हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को ये प्रॉब्लम आती है कि उसे ब्रांच का प्रॉफिट उसे जानना है। तो जब उसको ये ब्रांच का प्रॉफिट जानना है तो इसके लिए उसके पास कितने मेथड्स आ जाते हैं? उसके पास 3 मेथड्स आ जाते हैं। एक मेथड का नाम क्या है? डेटर्स मेथड। दूसरे का नाम है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। और तीसरे का नाम है फाइनल अकाउंट मेथड। जिनमें प्रिंसिपली जो हम अकाउंट्स बनाते हैं, अब मुझे बताओ इसमें मुख्य रूप में जो खाता बनता है वो कौन सा बनता है? ब्रांच अकाउंट, जो हमारा मोस्ट फर्स्ट प्रेफर्ड मेथड भी है। क्या हमारे लिए फर्स्ट प्रेफरेंस डेटर मेथड की है? हाँ। फिर भी अगर आप करना चाहो तो सेकंड प्रेफरेंस किसकी है? सेकंड प्रेफरेंस स्टॉक एंड डेटर मेथड की है। क्या फाइनल अकाउंट मेथड बस ठीक है, बकवास है? थर्ड प्रेफरेंस है। यानी ये तभी अप्लाई होगा अगर क्वेश्चन कहेगा तो। हम इसमें ब्रांच अकाउंट बनाते हैं। स्टॉक एंड डेटर मेथड में हम क्या क्या अकाउंट बनाते हैं? इसमें मुख्य रूप में हम ब्रांच का एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं, जो कि सपना है। किसका सपना है? एचओ का, कि मैं ब्रांच से क्या कमा रहा हूं। साथ में ही हम एक और भी अकाउंट इसमें बनाते हैं, उसका नाम है ब्रांच P&L अकाउंट। और इसमें हम लोग अपने पास बनाते हैं वही आपका पुराना बचपन का साथी, हाथी मेरा साथी, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें इन अकाउंट्स को बनाने के लिए क्या कुछ और अकाउंट्स की भी सपोर्ट चाहिए हो सकती है?
क्या किसी और अकाउंट्स की भी सपोर्ट चाहिए हो सकती है? द आंसर इज यस। कौन कौन से अकाउंट्स हैं जो हमको और भी चाहिए होते हैं? मैं आपसे कहता हूं डेटर मेथड के अंदर अगर हम होते हैं तो हमको कौन कौन से अकाउंट्स चाहिए? ब्रांच का स्टॉक अकाउंट चाहिए, हमें ब्रांच का डेटर अकाउंट चाहिए, हमें ब्रांच के कैश अकाउंट चाहिए, ताकि हम क्या ढूंढ पाए? हम इसमें मिसिंग फिगर्स ढूंढ पाए। कई बार क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है तो भी हमको वो बनाना पड़ता है। ओके, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है तो भी बनाना पड़ता है। ये 3 अकाउंट जो बनाए जाते हैं ये मेमोरेंडम नेचर के हैं। मेमोरेंडम नेचर का मतलब क्या हो गया? रफ अकाउंट होते हैं। इसके अलावा क्या बुक्स के अंदर कुछ और भी खाते बनते हैं? बुक्स के अंदर, हेड ऑफिस की बुक्स में कुछ और भी खाते बनते हैं, जैसे कि जिसका नाम है गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट्स, ये अकाउंट भी बनता है। और कौन सा अकाउंट बनता है? स्टॉक रिजर्व अकाउंट भी बनता है। और कौन सा अकाउंट बना सकते हो? रेमिटेंस अकाउंट भी बना सकते हो। इसका मतलब ये हमारे पास और भी अकाउंट बना दिए जाते हैं। क्या इसके अलावा क्वेश्चन में कई बार इंस्टीट्यूट का पैटर्न रहा है कि मैं बनाऊंगा, जैसे स्टॉक एंड डेटर में वो क्या बनवाता है? फटाफट से बताओ। स्टॉक एंड डेटर में वो कौन सा खाता बनवा देता है? वो कहता है जी ब्रांच का एक्सपेंस अकाउंट बनाकर दिखाओ। क्या स्टॉक अकाउंट भी बनाया जाता है, डेटर अकाउंट भी बनाया जाता है और एक्सपेंस अकाउंट भी बनाया जाता है? हाँ, तो जो मैंने रेड पेन से लिखे वो 3 खाते यहां बनाए जाते हैं, और जो मैंने ब्लू पेन से लिखे वो कितने हो गए? 1 2 3, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 खाते यहां बनाए जाते हैं। तो हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर अगर कोई मिसिंग फिगर है तो बनाओ, वरना इसमें कोई खाता नहीं बनाया जाता है। मैंने आपको इसी में एक बात और भी बताई हम ये प्रॉफिट किसके लेवल पर कैलकुलेट करते हैं? ऑलवेज कैलकुलेट प्रॉफिट्स। हम किसके यहां पर प्रॉब्लम में थे? फटाफट से बताओ। हु वॉज एट प्रॉब्लम? क्या ब्रांच वॉज एट प्रॉब्लम या हेड ऑफिस वॉज एट प्रॉब्लम? प्रॉब्लम किसको हो रही थी? प्रॉब्लम हो रही थी हेड ऑफिस को, कि ब्रांच किताबें नहीं लिखती है, हेड ऑफिस को दिक्कत हो रही है। तो ये प्रॉफिट भी किसके लेवल पे आता है? हेड ऑफिस के लेवल पर होता है। लेकिन यहां पर ही मैंने आपके साथ बात करी कि हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम होती है। जब ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम होती है, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे सवालों में एक कॉस्ट होता है, एक इनवॉइस प्राइस होता है और एक सेल प्राइस भी होता है। तो जब हमारे पास ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम होता है तो हम ऐसी स्थिति में या तो बाय अप्लाइंग स्टॉक एंड डेटर मेथड, स्टॉक एंड डेटर मेथड मतलब क्या क्या बनाना है? स्टॉक अकाउंट बनाना है, डेटर अकाउंट बनाना है और ब्रांच का P&L अकाउंट बनाना है। एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों नहीं बनाना? एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों नहीं बनाना? क्योंकि ड्यूअल प्राइसिंग पर ICAI किस लेवल पे काम करता है? ये HO लेवल पे काम नहीं करता है, ये ब्रांच लेवल पे काम करता है। तो अपना उसका पैटर्न रहा है हालांकि किसी लेवल पे भी कर सकते थे, पर वो इस लेवल पे काम करता है। कौन सा अकाउंट नहीं बनाया जाता? फटाफट से बताइए। स्टॉक एंड डेटर मेथड में कौन सा अकाउंट नहीं बनाया जाता? एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि उसकी कोई औचित्य ही नहीं है। अच्छा, ड्यूअल प्राइसिंग में दूसरा एक और भी तरीका है, वो कौन सा है? ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट्स। और जब आप ट्रेडिंग P&L बनाते हैं तो आप इसकी सभी आइटम को किस पर लेते हैं? फटाफट से बताओ। इनकी सभी आइटम को क्या लेते हैं? हम IP पर लेते हैं। और हम IP पर लेते हैं ये मानकर कि IP इज ब्रांच कॉस्ट, और हम ब्रांच लेवल पे सवाल करते हैं। मैंने आपको इसी में एक बात बताई कि एक क्वेश्चन था जिसके अंदर ड्यूअल प्राइसिंग था एंड क्वेश्चन ने हमसे कहा ब्रांच का एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ। तो इसका मतलब हमने किस लेवल पे काम करना है? फटाफट से बताओ। इसका मतलब हमने HO लेवल पे काम करना है। तो ये क्या आपका नॉर्मल क्वेश्चन नहीं हो गया?
ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, जैसे आप नॉर्मली करते थे बिल्कुल इसी प्रकार का नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम में हम अपने पास डेटर मेथड को अप्लाई नहीं करते हैं, डेटर मेथड जनरली इसके लिए सूटेबल नहीं माना जाता है। मैंने कहा कि ये सब हमारे मेथड्स होते हैं। अब हम एक एक करके इनको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला मेथड कौन सा था? डेटर्स मेथड। तो डेटर्स मेथड में हम जो अकाउंट्स बनाते हैं वो कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं, फटाफट से बताओ। डेटर मेथड में हम अपने पास जो अकाउंट्स बनाते हैं वो है ब्रांच का अकाउंट। क्या सबसे पहला खाता यही बनता है? ब्रांच अकाउंट। मुझे फटाफट से बताओ इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, मैं भूल गया। इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, मैं भूल गया। तो इसके अंदर हमारे पास आएंगे ओपनिंग के एसेट्स। अच्छा, आप में से बहुतों को यह लगना चाहिए कि क्या बकवास रिवीजन हो रही है, क्योंकि तुम्हारे ना खून में यह दौड़ रहा है। तुम क्वेश्चन को देखोगे तो तुम्हें लगेगा यार ये बता क्यों रहे हैं। किसी को ऐसी फीलिंग आ रही है कि यार ये क्या बता रहे हैं, बच्चों वाली बात। ठीक है ना, दीपांशु कह रहे, आर्यन कह रहे हैं क्या बच्चों वाली बात। वो बात दूसरी है कि आज तुम्हारे खून में दौड़ रहा है तो तुम्हें लग रहा है कि ये बता क्यों रही है, तो पता है कुछ दिन बाद जब भूल जाओगे तो तुम्हारी मदद ये करेगा। ओके, ओपनिंग एसेट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, कौन से पेन से लिखेंगे? हरे पेन से लिखेंगे। तो ओपनिंग एसेट्स में हमारे पास क्या आता है? स्टॉक। ये किस पर आता है? ये आईपी पर आता है। ओके, साथ में आते हैं डेटर। डेटर में कोई दिक्कत नहीं होती। साथ में आता है कैश, साथ में आता है फर्नीचर, साथ में आता है हमारे पास पेटी कैश, साथ में आता है हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस। क्या आपको याद है ये सब चीजें आपके पास आती थी? क्या लायबिलिटीज में भी कुछ चीजें आती है, मैं भूल गया। क्या ओपनिंग में लायबिलिटीज में भी कोई चीजें आती है? हाँ, ओपनिंग में जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी आती थी या कोई लायबिलिटीज हो सकती हैं। आमतौर पे ये ज्यादा आइटम नहीं आई थी, मेरे ख्याल एक आधी बार आउटस्टैंडिंग सैलरी ही देखने को मुझे याद आ रही है कि वही मिली थी। मुझे ये बताओ, इसके अलावा गुड्स सेंट भी हम यहां पर लिखते हैं। जब हम गुड सेंट लिखते हैं तो यहां पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान से देखना चाहिए कि क्वेश्चन में गुड्स सेंट लिखा हुआ है या रिसीव्ड लिखा हुआ है। कई बार वो रिसीव्ड बोलता है, तो रिसीव्ड क्या सेंट के बराबर होता है? द आंसर इज नो। तो मुझे बताओ सेंट और रिसीव्ड में गैप किस किस कारण से हो सकता है? सेंट इज नॉट इक्वल टू रिसीव्ड ड्यू टू गुड्स इन ट्रांजिट। रास्ते में माल बचा हुआ है या लॉस इन ट्रांजिट। एक सवाल में लॉस इन ट्रांजिट भी आया था कि रास्ते में माल लॉस्ट हो गया। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है, मुझे यहां पर क्या लिखना है? मुझे गुड्स सेंट लिखना है। जब आपने सेंट लिखना है तो आपको बदमाशी कर रहा है रिसीव्ड की। तो रिसीव्ड में क्या जोड़ना पड़ेगा, फटाफट से बताओ। रिसीव्ड में क्या जोड़ना पड़ेगा? गुड्स इन ट्रांजिट। और क्या जोड़ना पड़ेगा? LIT। LIT मतलब लॉस इन ट्रांजिट। फुल फॉर्म बाद में लिख लेना, ठीक है, लॉस इन ट्रांजिट। तो मैंने कहा ये हमारे पास ये आइटम यहां पर आपको ये दिक्कत देती थी तो हमने वो भी लिख दी। अच्छा, फिर मेरे पास आता था यहां पर टू कैश सेंट। ये कैश सेंट किस काम के लिए हो सकता था? एक्सपेंसेस के लिए हो सकता था, फर्नीचर के लिए हो सकता था, डायरेक्ट परचेजेस के लिए हो सकता था। हमें इस बात से मतलब नहीं है, कैश सेंट हमारे पास यहां पर लिया जाता था। मुझे फटाफट से बताओ, क्या ये हमारी बेस्ट अजम्पशन होती थी कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम मानते थे कैश क्या होगा? सेंट होगा। ओके, फिर मैंने आपसे कहा कि हम अपने पास क्रेडिट में क्या लिखते थे? हम क्रेडिट में लिखते थे बाय रेमिटेंसेस। कई बार रेमिटेंसेस गिवन होती हैं। अगर गिवन होती हैं तो क्या कर लेना चाहिए? कैश अकाउंट बना लेना चाहिए। बताओ क्यों? अगर रेमिटेंस गिवन है तो कैश अकाउंट क्यों बना लेना चाहिए? क्योंकि उसमें कुछ मिसिंग फिगर हो सकती है। कई बार ये गिवन नहीं होता है, कई बार नॉट गिवन है तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं। जब नॉट गिवन है तो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैश सेल लेते हैं और क्या क्या लेते हैं, मैं भूल गया।
कैश से लेते हैं, कलेक्शन फ्रॉम डेटर भी लेते हैं। क्या इसके अलावा अगर कोई खर्चे ब्रांच ने पे करे हैं, क्वेश्चन ने कहा है ब्रांच ने पे कर दिए, तो माइनस हो जाएंगे। हाँ, एक क्वेश्चन में आया था विद होल्ड कर लो। क्या विद होल्ड करने का मतलब होता है पेटी कैश को विद होल्ड कर लो? ध्यान देना, विद होल्ड कर सकते हैं, लेकिन जितना विद होल्ड करोगे क्या वो सीडी बन जाएगा? फटाफट से बताओ, जितना विद होल्ड करोगे क्या वो सीडी बन जाएगा? हाँ, एक क्वेश्चन में लिखा था विद होल्ड करना है, और यह भी लिखा था कि मेंटेन आपने इतना अमाउंट ही करना है। तो क्या ऐसी स्थिति में आपने अपने पास विद होल्ड अगर ज्यादा हो रहा है तो क्या वापस कर देंगे? आप उसे वापस कर देंगे। हाँ, कशिश ने कहा सर अगर रेमिटेंसेस दे रखी है, बेटा दे रखी है तो मैंने कहा ना फिर तो आपका काम खत्म, कैश अकाउंट बनाओगे। लेकिन अगर नॉट गिवन है तो आपको ये काम करना है, ठीक है ना, नालायक। अब मुझे ये बताओ, रेमिटेंसेस निकालने के बाद हमारे पास और कौन सी चीज आती थी यहां पर? गुड्स रिटर्न्ड। हम गुड्स रिटर्न भी लिखते थे, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। ये कौन रिटर्न कर सकता है? फटाफट से बताओ। ब्रांच भी रिटर्न कर सकती है। क्या डेटर डायरेक्टली भी कर सकते हैं? फटाफट से बताओ, क्या डेटर डायरेक्टली भी कर सकते हैं? हाँ, ऐसे ही ऊपर भी क्या हमारे पास डेटर डायरेक्टली भी आपको पैसा दे सकते हैं? क्या ऊपर डायरेक्टली डेटर पैसा दे सकते हैं? हाँ, ऊपर एक और भी चीज आती है, कोई इंश्योरेंस क्लेम अगर हो तो क्या इंश्योरेंस क्लेम भी हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि जो कुछ भी है ब्रांच के पास आया उसने हेड ऑफिस को पे कर दिया होगा, तो इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट भी रेमिट हो जाता है, ये भी रेमिट हो जाता है। याद आ गया आपको? तो हमने कहा ये गुड्स रिटर्न आ गया। ये सब भी चीजें किस पर आती हैं? ये भी आईपी पर आती हैं, ये भी आईपी पर आती हैं, ये भी आईपी पर आती हैं। ओके, फिर मैंने आपसे कहा अच्छा कुछ क्वेश्चंस में डाटा आईपी पर है नहीं तो आईपी की जगह आप कॉस्ट यूज करेंगे। मुझे बताइए इसके बाद अगली आइटम कौन सी आती है? फिर आता था मेरे पास बाय क्लोजिंग बैलेंसेस। तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस में क्या क्या चीज आएगी? एक तो आएगा स्टॉक। किस पर आएगा? स्टॉक भी आएगा एट आईपी। क्या कभी कभी गुड्स इन ट्रांजिट भी हो सकते हैं? क्या कभी कभी गुड्स इन ट्रांजिट भी हो सकते हैं? हाँ, वो क्वेश्चन में लिखा होगा। क्या पेटी कैश भी हो सकता है? हाँ। क्या मेरे पास प्रीपेड इंश्योरेंस भी हो सकता है? हाँ। क्या प्रीपेड इंश्योरेंस को कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है? अगर डेटा दिया हुआ है तो प्रीपेड इंश्योरेंस को क्या कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है? हाँ। एक बच्चे ने ऊपर कह दिया, कह रहा बैड डेट रिकवरी होगी तो क्या रिमिट हो जाएगी? द आंसर इज यस। ये बैड डेट रिकवरी भी अगर होगी तो रिमिट हो जाएगी। अच्छा, क्या फर्नीचर भी हो सकता है? हाँ। क्या फर्नीचर कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है इफ डेटा गिवन? जैसे कि वो कहता है डेप्रीशिएट कर दो तो हम उसको डेप्रीशिएट भी करेंगे अपने पास। क्या हमारे पास यहां पर कोई और भी आइटम हो सकती है? कैश लिखा मैंने, तो कैश मैंने ऑलरेडी बता दिया। डेटर नहीं लिखे ना, डेटर भी हो सकते हैं। द आंसर इज यस। अगर डेटर मिसिंग है तो क्या कैलकुलेट करने पड़ेंगे बाय प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम डेटर अकाउंट्स? द आंसर इज यस। रेमिटेंस में लास्ट टू में क्या लिखा है? लास्ट टू में लिखा है बैड डेट रिकवरी, ये लिखा है विद होल्डिंग कैश, कि कैश अगर विद होल्ड करा भी है और अगर फालतू हो गया तो वापस कर दिया है। ओके मुदित, क्या हमारे सवाल में यहां पर फटाफट से बताओ, क्या इसका लोड भी आएगा? फटाफट से बताओ। बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। क्या गुड्स सेंट का भी लोड आएगा? बाय गुड्स सेंट का लोड। क्या गुड्स रिटर्न का भी लोड आएगा? गुड्स रिटर्न का भी लोड। क्या इन दोनों का सी क्लोजिंग स्टॉक का भी और जीआईटी का भी, क्या क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व भी आएगा? इन दोनों का भी लोड निकल कर आएगा। ओके, तो हम इतना जब काम कर लेंगे तो बताओ फटाफट से इस सवाल में क्या निकलाएगा? इसमें निकलाएगा हमारे पास बैलेंसिंग फिगर, प्रॉफिट या लॉस, इनमें से कुछ भी हो सकता है। मैंने आपसे कहा कि हम इस सवालों में आईपी के बारे में कैसे काम करते हैं। तो देखो, आईपी को निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आईपी को निकालने के लिए हो सकता है तुमने फाउंडेशन में ही पढ़ रखा हो, 1/5 ऑफ सेल, 1/4 ऑफ कॉस्ट। तो वैसे ही करो जैसे करते थे।
क्या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर मान लो इस मेथड को नहीं लगाना चाहते तो कॉस्ट को 100 एज्यूम कर लो प्लस लोड एज्यूम, जो भी लोड का फॉर्मूला है इज इक्वल टू आईपी, इससे भी काम हो जाता है, इससे भी काम हो जाता है। यह टेक्निक ज्यादा कारगर कहां होती है? जो ये वाला फॉर्मूला होता है, जहां ड्यूअल प्राइसिंग होती है, ड्यूअल प्राइसिंग में ये फॉर्मूला ज्यादा काम करता है। भाई कॉस्ट भी निकाल दो, आईपी भी निकाल दो, सेलिंग प्राइस भी निकाल दो, तो आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल ज्यादा हो जाता है। ओके, तो क्या मैंने ये फाउंडेशन का तरीका भी यूज किया है और ये वाला तरीका भी यूज किया है? दोनों तरीके मैंने अपने पास यहां पर यूज किए हुए हैं। जब मैं आपको बोलता हूं कि स्टॉक अकाउंट बनाओ, डेटर अकाउंट बनाओ, तो हम कैसे कैसे बनाएंगे? फटाफट से बताओ। मेमोरेंडम डेटर अकाउंट में हम कैसे काम करते थे? तो डेटर अकाउंट में ओपनिंग डेटर आ गए मेरे पास, फिर आ गया मेरे पास क्रेडिट सेल। ध्यान रखने वाली बात क्या है? क्रेडिट सेल को हमेशा क्या लेना चाहिए? नेट, नेट ऑफ रिटर्न्स। हाँ, पवन कह रहा है ब्रांच के किसी भी सवाल में लॉस नहीं आया। बेटा आ सकता है और नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है। क्रेडिट सेल, ध्यान से पवन, मैंने क्या बोला है? नेट ऑफ रिटर्न। याद है ये गलतियां एक दो जगह आप लोगों ने भी करी है। क्लोजिंग डेटर यहां पर आएगा, फिर उसके पास कैश कलेक्शन अगर कोई है वो होगी ही, वो भी आएगा। कोई डिस्काउंट अगर है, ये कौन सा वाला डिस्काउंट है? ये कैश डिस्काउंट है, ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। क्या कोई अलाउंस भी हो सकते हैं? अलाउंस भी हो सकते हैं। अलाउंस भी आपके लिए किस्म का कैश डिस्काउंट ही है। क्या बेड डेट भी हो सकते हैं? द आंसर इज यस। बेड डेट रिकवरी यहां नहीं आती। बेड डेट रिकवरी मैंने ऊपर बता दी, रेमिटेंस के अंदर एडजस्ट हो जाती है। मैंने कहा जी हमारे पास ये मेमोरेंडम डेटर अकाउंट है, क्या इसमें कोई भी चीज दिक्कत वाली थी? कोई दिक्कत वाली नहीं थी। फिर बनाना पड़ता है मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। मुझे फटाफट से बताओ, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट किस पर बनेगा? हमेशा आईपी पर बनेगा, क्योंकि हम किसके लिए ढूंढ रहे? ये स्टॉक कहां ढूंढते हैं? स्टॉक ब्रांच के यहां ढूंढते हैं। फाइंड करते हैं, इसका मतलब हम ब्रांच में जाकर के कर रहे हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। तो मुझे फटाफट से ये बताओ, हमारे पास कितने का बैलेंस बीडी स्टॉक में आ गया? इतने का आ गया। अब मुझे फटाफट से बताओ, गुड्स सेंट, ये भी मैंने अपने पास डाल दिया। क्या गुड्स रिटर्न भी होके आ सकते हैं आपके पास? वो भी आएंगे। मुझे बताओ, सेल, सेल कैश की भी आएगी और क्रेडिट की भी आएगी। क्रेडिट वाली सेल कौन सी लेनी है? क्रेडिट वाली सेल कौन सी लेनी है? नेट रिटर्न वाली लेनी है। क्या इन दोनों के ऊपर अगर ड्यूअल प्राइसिंग है तो सरप्लस भी निकाल सकते हो? अगर ड्यूअल प्राइसिंग है तो आप ये सरप्लस या जीपी भी ढूंढ सकते हो, फॉर्मूला लगा कर ढूंढ सकते हो। और अगर ड्यूअल प्राइसिंग नहीं है तो ये मेरे पास बैलेंसिंग फिगर भी आ सकता है। याद है आपको, अगर ड्यूअल प्राइसिंग नहीं है तो ये बैलेंसिंग फिगर ऑन द डेबिट साइड भी आ सकता है। क्या मेरे पास यहां पर एबनॉर्मल लॉस या भी आ सकता है? एबनॉर्मल लॉस का मतलब है चोरी। क्या मेरे पास यहां नॉर्मल लॉस भी आ सकता है, मतलब लीकेज? क्या मेरे पास यहां पर मिसिंग फिगर भी आएगा? अगर मिसिंग फिगर आएगी तो बैलेंसिंग फिगर क्या मानना? चोरी। एक आधे क्वेश्चन में मिसिंग फिगर नॉर्मल लॉस लिया हुआ था, उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था। ओके, अगर लिखेगा तो उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। तो क्या अल्टीमेटली सारे लॉसेस भी हमने यहां पर डाल दिए? हाँ। अब मुझे फटाफट से बताओ, बैलेंस सीडी जो निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा? वो निकल कर आएगा आपके पास बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या ये भी आपके सवालों में दिक्कत देता था? हाँ, ध्यान रखना, यहां पर भी जीआईटी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर लॉस इन ट्रांजिट होगा तो क्या लॉस इन ट्रांजिट यहां पर आ जाएगा? फटाफट से बताओ। एबनॉर्मल लॉस के साथ ही लॉस इन ट्रांजिट भी अगर हुआ है तो भी चला आएगा। तो मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, मेमोरेंडम डेटर अकाउंट हमने बना दिया। मेमोरेंडम कैश अकाउंट, मेमोरेंडम कैश अकाउंट में आपको दिक्कत नहीं आती। मुझे फटाफट से बताओ, मेमोरेंडम कैश में ओपनिंग कैश को लिख दिया। बताओ कैश कहां कहां से आ सकता था? क्या कैश हमारे पास कैश सेल से आ सकता है? और कहां से कैश आ सकता है? कलेक्शन फ्रॉम डेटर से आ सकता है। और कहां से पैसा आ सकता है? भाई हो सकता है कोई इंश्योरेंस क्लेम मिला हो,
वहां से पैसा आ सकता है, हो सकता है कोई बैड डेट की रिकवरी हो, वहां से पैसा आ सकता है। हम ये पैसा कहां भेज देंगे? हम ये रेमिटेंस में भेज देंगे। और ये क्या कर सकते हैं, हो सकता है हमने ये खर्च कर दिया हो। जो एक्सपेंसेस हेड ऑफिस पे कर रहा है उसको आप यहां से रूट कर सकते हैं, ले करके खर्च कर दो या उसे लिखो मत, दोनों पॉइंट आ जाएंगे। मुझे बताइए इसके बाद जो बैलेंस सीडी बचेगा वो क्या आ जाएगा? वो आपका क्लोजिंग कैश है। हाँ अक्षत बेटा, आपको ना ये रिवीजन वीडियो है तो आपको ज्यादा चीजें जाननी है, तो आपको उसके लिए पहले जाकर पीछे देखना पड़ेगा हमने कैसे कनेक्ट किया हुआ है सरप्लस को। ओके, अब मुझे ये बताओ, हमारे सवालों में मांगा भी जा सकता है गुड्स सेंट अकाउंट। तो गुड्स सेंट अकाउंट अगर मांगेगा तो हम क्या लिखेंगे? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो भी हमारे पास अमाउंट है जो गुड्स सेंट का है वो तो यहां पर आ गया, जो गुड्स सेंट है वो यहां आ गया। और मुझे बताओ उन गुड्स सेंट का लोड जो है वो कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। फिर ब्रांच में ही गुड्स रिटर्न भी आएंगे। मुझे फटाफट से बताओ गुड्स रिटर्न का लोड कहां आएगा? गुड्स रिटर्न का लोड यहां आ जाएगा। और मुझे बताओ बाकी का अमाउंट कहां चला जाएगा? ये हेड ऑफिस के ट्रेडिंग में जाएगा। कहां जाएगा? हेड ऑफिस के ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। फिर मैंने कहा आपको एक और भी अकाउंट बनाने को इंस्टीट्यूट कह सकता है। कई बार वो क्वेश्चंस में बोलता है स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाकर दिखाओ। इसका एक और भी नाम होता है प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स। जो ये बैलेंस बीडी है ये ओपनिंग स्टॉक रिजर्व वाला बैलेंस बीडी होता है, जो कि कहां चला जाता है? जो कि ब्रांच में चला जाता है। तो ओपनिंग वाला तो ये चला गया, क्लोजिंग का हम स्टॉक रिजर्व ब्रांच अकाउंट में बनाते हैं और ये बैलेंस सीडी हो जाता है। ये सीडी हमारे पास कहां चला जाता है? ये हमारी बैलेंस शीट में चला जाता है, स्टॉक में लेस हो जाता है। बैलेंस शीट में क्या होता है? स्टॉक में जाकर के ये लेस हो जाता है जो आपने अपने पास स्टॉक रिजर्व बनाया। मैंने आपसे कहा कि ये मेरे पास वेरियस अकाउंट्स थे। एक ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट भी आपको इंस्टीट्यूट कई बार मांग लेता है। तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट के अंदर हम क्या लिख देंगे? कैश में जो जो खर्चे हैं, सैलरी है, रेंट है, एक्सपेंस है, हम जो यहां लिखेंगे सिर्फ कैश के एक्सपेंसेस लिखेंगे। और ये कहां चला जाएगा? ये ब्रांच के P&L में चला जाएगा। दिस विल गो टू ब्रांच P&L अकाउंट। यानी ये अकाउंट भी आपसे कई दफा वो मांग लेता है। तो आओ देख ले जरा, क्या हमने सभी अकाउंट्स की डिस्कशन कर ली? स्टॉक अकाउंट की डिस्कशन कर ली हमने, डेटर अकाउंट की कर ली, कैश अकाउंट की कर ली, स्टॉक रिजर्व की कर ली, गुड सेंट की कर ली, रेमिटेंस की कर लेते हैं। तो रेमिटेंस अकाउंट जो है वो कैसे बनता है? अगर रेमिटेंस अकाउंट आपसे मांग ले तो रेमिटेंस अकाउंट कैसे बनता है? तो रेमिटेंस बेसिकली क्या है? ये आ गया बाय कैश वेरियस डेट्स को पैसा मिलता है। ये आ गया कि जो जो है डेट बाय डेट आता है। क्योंकि कभी सवाल में डाटा डेट बाय डेट होता नहीं, तो आप समझ लो कि एक ही एंट्री के अंदर आ जाता है और ये चला जाता है ब्रांच अकाउंट में। तो अगर कभी रेमिटेंस अकाउंट बनाना पड़ जाए तो तुम्हारे को चूंकि डाटा डेट वाइज मिलेगा नहीं, तो मैं फालतू में लिखता ही नहीं। तो मैंने कहा आप अपने पास रेमिटेंस अकाउंट बनाने को बोले तो आप अपने पास अपना ये अकाउंट बना करके दिखा सकते हैं। बस इतना सही रेमिटेंस अकाउंट होता है। शायद ये किसी भी सवाल में अभी तक हमने बनाया नहीं था। किसी भी सवाल में हमने कॉन्सेप्ट में डिस्कशन की थी, बट किसी भी सवाल में ये आया नहीं था। फिर आती है बात कि आप अपना स्टॉक एंड डेटर मेथड में एक सपना अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम क्या था? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट में हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। मुझे फटाफट से बताओ ये ओपनिंग स्टॉक रिजर्व क्या है? ये एचओ का लोड है। ध्यान देना, एचओ का लोड मतलब मान लो 100 का माल है, 160 उसका आईपी है, 200 उसका सेलिंग प्राइस है। तो एचओ का लोड बताओ कितना होगा? अगर ये कॉस्ट है, ये आईपी है, ये सेलिंग प्राइस है, तो एचओ का लोड कितना होगा? फटाफट से बताओ। तो एचओ का जो लोड आएगा दैट विल बी स्टॉक इंटू 60/160। हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो आई होप आप इसको ना रीड कर पा रहे हैं कि एचओ ने क्या प्रॉफिट कमाया? 60 रुपए प्रॉफिट कमाया ऑन 160। मुझे ये बताओ, हेड ऑफिस ने गुड्स सेंट पर भी कुछ सपना लिया होगा, तो उसका भी हमने अपने पास लोड डाल दिया। फिर गुड्स रिटर्न्ड, क्या गुड्स रिटर्न्ड का हमारा सपना टूट गया? वो सपना टूट गया।
टू शॉर्टेज। मुझे फटाफट से बताओ शॉर्टेज का भी क्या लोड आएगा? हाँ, ये कौन सी वाली शॉर्टेज है? एबनॉर्मल लॉस। और 2, क्या नॉर्मल लॉस की फुल अमाउंट यहां पर आएगा? फुल अमाउंट आएगा, नॉर्मल लॉस का फुल अमाउंट आएगा। यहां पर एक दो जगह आपको दिक्कत आ रही थी, सीए इंस्टीट्यूट ने अपनी मर्जी से कोई लॉस कई बार बांट दिया, कई बार नहीं बांटा। आप जैसा मैं कह रहा हूं ऐसा करके आएंगे, ये करेक्ट है। वो कई बार गलत कर देते हैं, वो फिर नीचे नोट दे देते हैं इसका ऑल्टरनेटिव पॉसिबल है। आप जो मैं कह रहा हूं ऐसे ही करके आना है। मुझे ये बताए इसके बाद क्या क्लोजिंग स्टॉक का भी लोड निकलेगा? फटाफट से बताओ। हाँ, क्या ये विद गुड्स इन ट्रांजिट का लोड निकलेगा? द आंसर इज यस। और क्या यहां सरप्लस भी निकल आएगा? द आंसर इज यस। एक बच्चे ने मुझसे पूछा, बच्चे का नाम है अक्षत, वो कह रहा है ये सरप्लस को सेल्स के साथ जोड़कर बताना कि ये कैसे कैलकुलेट होता है। सेल्स में मैं ये सरप्लस ढूंढना चाहता हूं, इस फॉर्मूले से बताइए। इस सेल के अंदर लोड निकालना चाहता हूं, डाटा ऊपर दिया हुआ है, कॉस्ट 100, आईपी 160, सेलिंग प्राइस 200। तो मुझे बताओ हमने सेल पर कितना प्रॉफिट कमाया होगा? तो मेरे बच्चे ये देखो, हमने सेल पर कितना प्रॉफिट कमा लिया? 40 रुपए ऑन अ सेल ऑफ हाउ मच? 200 रुपीज। ओके अक्षत, हम इस प्रकार करते हैं बेटा, प्रैक्टिस करोगे तो बात बनेगी, मेरी बातों से आपके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। मुझे ये बताओ इसके अलावा एक खाता और बनता है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है ब्रांच का P&L अकाउंट। यदि आप हेड ऑफिस के लेवल पे काम करते हैं तो आपको ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ता है। अगर आप हेड ऑफिस के लेवल पे काम नहीं करते तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना पड़ता है? ब्रांच P&L अकाउंट। मेरे पास यहां पर क्या लिखा जाएगा साहब? बाय जो यहां पर डिफरेंस आया था, मैंने ना यहां पर एक चीज सरप्लस यहां लिखना था और मैंने गलत जगह पर लिख दिया, और यहां जीपी लिखना था मुझको, मैंने जीपी को यहां पर लिख दिया, ये आ गया जीपी, बाय जीपी, ये मैंने लिख दिया जी इधर जीपी। अब मुझे फटाफट से ये बताओ, अगर मान लो आप हेड ऑफिस के लेवल पे काम करते, अगर आप हेड ऑफिस के लेवल पे काम करते तो आपका जीपी इधर आ जाएगा। पर अगर आप ब्रांच के लेवल पे काम करते तो आपको सीधा सीधा यही वाला सरप्लस यहां डाल देना है। बात समझ में आती है? जब ब्रांच लेवल पे काम करते हो तो यू डोंट मेक द एडजस्टमेंट अकाउंट, देन यू स्टार्ट डायरेक्टली एट ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, यहीं से सरप्लस स्टार्ट कर दोगे। मुझे बताओ एबनॉर्मल लॉस की यहां पर आएगी कॉस्ट। यदि आप ब्रांच के लेवल पे काम करते हो तो क्या आईपी आएगा? फटाफट से बताओ। अगर आप ब्रांच के लेवल पे काम कर रहे हो तो ये आईपी पर आएगा। इसके अलावा यहां एक्सपेंसेस जो किसने पे किए? हेड ऑफिस ने, या वो एक्सपेंसेस किसने पे किए? ब्रांच ने। क्या सारे के सारे एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे? आप यहां उनको ब्रांच एक्सपेंस के नाम से दिखा दोगे। क्या डिस्काउंट भी आ जाएगा? क्या बेड डेट भी आ जाएंगे? क्या अलाउंस भी आ जाएंगे? और क्या नेट प्रॉफिट भी आ जाएगा? द आंसर इज यस। हाँ, आर्यन कह रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट से जो जीपी आएगा उसको नहीं लेना इन केस ऑफ ब्रांच। आर्यन, अगर मान लो ब्रांच लेवल पे काम कर रहे हो तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा ही नहीं, तो फिर आपका जीपी कौन सा हो जाएगा? जो आप सरप्लस ऊपर निकालते थे ना, वही वाला सरप्लस यहां पर आ जाएगा। ओके, एबनॉर्मल लॉस की भी तो कॉस्ट आएगी, लिख तो दी बेटा देव, ये लिख दी एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट, सबसे ऊपर यही लिखी है। ठीक है, मुझे ये बताओ इसके अलावा थर्ड मेथड में ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट भी आपसे मांगा जा सकता है। क्या मांगा जा सकता है? ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ, जब आप हेड ऑफिस लेवल पे काम करते हैं तो सारा डाटा किस पर लेना? कॉस्ट प्राइस पर। अगर आप ब्रांच लेवल पे काम करते हैं तो बताओ सारा डाटा किस पर लेना? आईपी लेवल पर। मुझे फटाफट से बताओ ओपनिंग स्टॉक, अब आपका डिपेंड करता है ना कॉस्ट लेना है कि आईपी लेना है, और कौन सा लेवल देखना है। क्या मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूं कौन सा लेवल देखना है? मैं आपको बता दिया कौन सा लेवल लेना है। ड्यूअल प्राइसिंग में ये लेवल लेते हैं वगैरह वगैरह, ये सब पहले मैं चर्चा करके ही आया हूं। ठीक है, आप अपने वीडियो को दोबारा देख लेंगे तो भी पता चल जाएगा। ओपनिंग स्टॉक आ गया, गुड्स सेंट आ गया, सेल्स यहां पर आ गई, सेल्स वही है, कैश वाली भी आ गई, क्रेडिट वाली भी आ गई, और क्या ये भी नेट ऑफ रिटर्न्स है? द आंसर इज यस। गुड्स रिटर्न वाले भी आ गए और क्लोजिंग स्टॉक वाला भी आ गया। क्या क्लोजिंग स्टॉक गुड्स इन ट्रांजिट के साथ है? हाँ, और डिफरेंस क्या आ गया? जीपी आ गया।
इसमें कोई ज्यादा मत्थापच्ची नहीं होती। एबनॉर्मल लॉस अगर होगा तो एबनॉर्मल लॉस यहां पर भी आएगा। एबनॉर्मल लॉस अगेन अगर आप हेड ऑफिस लेवल पे काम कर रहे हैं तो कॉस्ट पे आएगा, ब्रांच लेवल पे काम कर रहे हैं तो आईपी पर आएगा। और मुझे बताइए क्या ब्रांच पीएनएल अकाउंट सेम है जो ऑलरेडी पहले बनाया है? ब्रांच पीएनएल सेम है जो हमने ऊपर ऑलरेडी बनाया था, वही वाला पीएनएल अकाउंट वापस से यहां पर बन जाएगा। क्या हमने अभी तक इतना ही सब कुछ पढ़ा है? बस यही पढ़ा है। इसी पर लगभग आपके पास आधे ब्रांच के सवाल हो चुके हैं। तो मैं आपके साथ अब गुड मॉर्निंग करके नई क्लास को स्टार्ट करना चाहता हूं। विकास कह रहा है कमीशन पेबल। कमीशन पेबल में एक फॉर्मूला होता है, बस आपको अपने पास ध्यान रखना है। कमीशन पेबल में फॉर्मूला क्या है? जो उसने बोला है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो आपके पास इन दैट केस क्या करना है? प्रॉफिट इनटू 10/110 कर देना है। और बिफोर चार्जिंग सच कमीशन तो प्रॉफिट इनटू 10/100 कर देना है। बाकी कोई और दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। अनुष्का कह रहे हैं एक बार इसको स्क्रॉल कर दो। स्क्रॉल क्या करना है इसके अंदर? पन्ने कितने हैं, कितने हो गए? तो पन्ना नंबर 1 है, पन्ना नंबर 2 है, ये सब आपको मिल जाएंगे, चिंता मत करो। पन्ना नंबर 2 है, पन्ना नंबर 3 है, पन्ना नंबर 4 है, पन्ना नंबर 5 है। ओके, 5 पन्ने हैं। ओके हाँ मोहम्मद उबैश, वैसे तो ये आप